बंगाल के अंदर ऐसी लड़कियों को लाया जा रहा है और फिर डिबेट में बिठाया जाता है। और नाम मत लीजिएगा, हम नाम नहीं ले रहे हैं किसी का। बंगाल की भी एक एमपी है टीएमसी की, बदकिस्मती कह लो कि वो एक हाजी की बेटी भी है। बाकायदा उसको डिबेट पे लाया जाता है, बिठाया जाता है और बाकायदा उसकी ज़बान से कहलवाया जाता है। और वो कहती है कि इस्लाम में कहाँ मना है, इस्लाम तो इंसानियत सिखलाता है। अगर हमने किसी गैर मुस्लिम से शादी कर ली तो क्या वो इंसान नहीं है? और इंसान का पाठ सबसे ज़्यादा तो हमारे धर्म ने, हमारे मजहब ने पढ़ाया है। ये इस्लाम का प्रचार करेंगी टीवी डिबेटों के अंदर, ये जाके इस्लाम का इंट्रोडक्शन कराएंगी और परिभाषा बतलाएंगी कि इस्लाम क्या है। ऐसे लोगों को बिठाया जाता है, ऐसे लोगों को। और बदकिस्मती से एक चैनल वाले ने मुझे भी बुलाया था। सोचा कि जर्जी साहब बहुत चैलेंज करते हैं, डिबेट बुलाऊं। गया, एक पर्चा मेरे हाथ में पकड़ा दिया। सवाल 5 मिनट के बाद कहने लगा कि पढ़ लिया सवाल? मैंने कहा जी, करिए, इसका जवाब मैं दूंगा। उसने कहा नहीं आपको जवाब नहीं देना है। हमने कहा क्यों, क्या हुआ? उसने दूसरा पर्चा पकड़ा दिया, ये सवाल थे, ये जवाब है, आपको ये जवाब देना है। मैंने कहा सवाल भी आपके, जवाब भी आपके? कहा जी। मैंने कहा मेरा फ़ायदा? बोला 10,000 रुपये दे दूंगा बाद में। मैंने कहा सवाल आपके सख्त हैं, मुझे कबूल हैं, मंजूर हैं, लेकिन जवाब मुझे आपके मंजूर नहीं है। जवाब वो है, जवाब तो मैं दूंगा। बोले फिर आपको डिबेट में नहीं रखा जाएगा। मैंने कहा और जो लोग आते हैं, मुसलमान लोग, मौलाना लोग, साफ कह रहा है, क्या मालूम है, सब 10,000 रुपये लेते हैं। इसीलिए मैंने बंगाल की धरती पे कहा था कि जो आज डिबेट में बैठ रहे हैं जो मौलवी लोग, ये हमारे कायद नहीं है, हमारे रहबर नहीं है, हमारी आवाज ये नहीं उठा रहे हैं। इस धोखे में मत रहिएगा आप। मजा तो तब है सवाल आपका हो, जवाब हमारा हो। नहीं, सवाल ये है, जवाब ये देंगे। उसमें एक सवाल 3 तलाक के ऊपर भी था और ये भी कहा गया था कि आप तो अहले हदीस हैं, आप तो 3 तलाक को 3 मानते ही नहीं, तो आप इसका जवाब दीजिए और बताइए कि मोदी ने जो कानून बनाया है बहुत अच्छा। मैंने कहा वो हमारा पर्सनल मसला है, 3 तलाक 3 या 1 ये हमारे घर की लड़ाई है, लेकिन इसके जवाब में आप ये हमसे कहलवा रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत अच्छा किया। तुम्हारे जवाब को मैं अपने पैरों के बूट के नीचे रखता हूं, नहीं मानता तुम्हारा ये मसला। फाड़ दिया मैंने वो उसका जवाब। किराया भी मेरा गया, भाड़ा भी मेरा गया, उसने 1 रुपया नहीं दिया। सब दलाल पहुंचते हैं डिबेट के अंदर। और आप भी कान के पर्दे खोल लो, बिहार वालों, सुन लो और बहुत साफ लफ्जों में सुन लो। ये देश हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई और सारी कम्युनिटियों से मिलकर बनता है और चलता है। अगर इस मुल्क के अंदर कोई हिंदू 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 चीखेगा तो ये देश बर्बाद हो जाएगा, और कोई दूसरा उसके अपोजिट आकर मुसलमान मुसलमान मुसलमान, हमारा हक, मुसलमान का हक, मुसलमान 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 चीखेगा, तब भी यह देश बर्बाद हो जाएगा। इतना याद रखना, इस देश को कामयाबी तभी मिलेगी जो हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सबको एक साथ लेकर चलने की बात करेगा। इतना याद रखिएगा, आप भी बहुत बड़े धोखे में हैं। आपको अंधेरे में रखा जा रहा है। मैं ऐसे बीजेपी के नेताओं को जानता हूं जिन्होंने मेरे साथ ब्लैंक चेक फेंक दिया मेरे हाथ सामने, लो बोला क्या हुआ, भर लो जितना भरना हो। मैंने कहा क्या हुआ?
कहने लगे मोदी को इतनी गाली दो, इतनी गाली दो। हमने क्या मतलब? कहा कि हम यही तो चाहते हैं कि तुम जितना बुरा कहोगे उतना ही हमारी कम्युनिटी एक हो जाएगी, वो सब एक हो जाएंगे। मैं तो हिल गया, मैंने कहा अरे बाप रे, अरे अल्लाह, ये इनकी प्लानिंग होती है, ये प्लानिंग, यानी गाली देने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। ये सूरत हाल पैदा हो रही है। इतनी गंदी हो गई है सियासत, इतनी गंदी हो गई है राजनीति। इसलिए याद रखो मेरे भाइयों, ये देश सिर्फ हिंदू हिंदू कहकर नहीं चलेगा, सिर्फ मुसलमान मुसलमान कहकर नहीं चलेगा। सारी पार्टियों ने हमें लूटा, इसमें कोई शक नहीं, हमारा कोई नहीं, इसमें कोई शक नहीं। हम किससे उम्मीदें रखें? कौन है हमारा? कौन है? किसी भी सियासी पार्टी ने, जितनी भी है भारत के अंदर, किसी ने भी हमारे साथ इंसाफ नहीं किया है। इंसाफ, लेकिन ये दौर अपना पूरा इंसाफ मांगने का नहीं है। ये वक्त ऐसा है जैसे मेरा पैर खराब हो चुका हो और उसको काटा जाना जरूरी हो, और डॉक्टर ने ये कह दिया जर्जी साहब अपना पैर बचाना है, या पैर को बचाने के चक्कर में अपनी जान बचाना है, या अपना पैर बचाने के चक्कर में अपनी जान को गंवाना है। जर्जीस को जान भी प्यारी है, जर्जीस को पैर भी प्यारा है, लेकिन जान बचाने के चक्कर में पैर कटाना ज़रूरी हो चुका है। इसलिए जर्जीस साहब हिम्मत बांधकर बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान करने को तैयार हो गए हैं। साहब मेरा पैर काट दो, कम से कम मेरी ज़िंदगी रहेगी तो अपने बच्चों के सामने तो हम रहेंगे। ये सूरत हाल है आज हमारी, ये याद रखिएगा, ये सोच लीजिएगा। एनआरसी आपके सर पे मुंडला रही है। ये किसान आंदोलन में अगर कामयाब हो गए ना आज, तो ये मान के चलिएगा कि अब ये अगला निशाना फिर ये बोलेंगे इतना बड़ा एहतिजाज जब हमने नाकाम कर दिया तो अब लागू कर दो ये। और यहाँ अगर फेल हो गए तो उनको डर यही है कि अब फिर मुसलमान लोग कहीं फिर से एनआरसी और सीए के खिलाफ मोर्चा ना खोल लें और किसान भी उनकी मदद के लिए ना आ जाएं। ये सब हमारे सरों पे मुड़ला रही है, ये सारी चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं, ये याद रखना। तकरीर करता हूँ मैं मालदा में, बोला मैंने मालदा में, जीते तो वतन मुबारक, हारे तो कफन मुबारक। बोले हम मालदा कलिया चक में, और केस होता है मौलाना जर्जीस के ऊपर इटावा में, मेरे यहाँ। सोच रहे हैं आप? बोलते हैं यहाँ, केस होता है वहाँ, और केस होने के बाद आज तक अभी तक कोई वारंट भी नहीं आता है। धारा 153 लगी हुई है, यानी अगर साबित हो जाए तो 3 साल की सज़ा है इस जुर्म में। 3 साल की, इतनी बड़ी 3 साल की सज़ा जिस धारा में हो, अभी तक 1 साल हो गया, कोई सम्मन नहीं, वारंट नहीं, बस डराने के लिए 153A लगा हुआ है। 153 ताकि दोबारा आवाज़ ना खोली जाए। किसी पार्टी में अभी मैं शामिल हो जाऊं, किसी भी पार्टी में अगर मैं चला जाऊं, बीजेपी छोड़कर किसी भी पार्टी में चला जाऊं, तो अभी हम अंदर हो जाएंगे, अभी हम अंदर हो जाएंगे। क्यों? प्रेशर बनाने के लिए। देखो फला पार्टी बुलवा रही है, यह सूरत हाल हो चुकी है।